सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपने विशेषण को करेंगे, क्योंकि विशेषण आपका संस्कृत व्याकरण में बहुत जरूरी टॉपिक है। इसके बिना आप अपने वाक्यों में शुद्धता नहीं ला सकते। विशेषण के बारे में आप जानते ही हैं, जो हमारे संज्ञा और सर्वनाम के जो पद होते हैं उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण का जो नियम है वह है आपका यद लिंगम यद वचनम या च विभक्ति विशेष्य तद लिंगम तद वचनम या च विभक्ति विशेषणे। कहने का भाव है कि जिस लिंग, जिस वचन और जिस विभक्ति का आपका विशेष्य पद होगा, उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग का आपका विशेषण होगा। विशेष्य आप जानते ही हैं, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए वह आपके विशेष्य कहलाते हैं, और जो विशेष्य की विशेषता बताई जाए वह आपके विशेषण कहलाते हैं। धा मधुरम गीतम गायति वने विशालः वृक्षः सन्ति। आप अपने इन दोनों वाक्यों से ही अपने विशेषण और विशेष्य को समझ जाएंगे। यहाँ पर जो आपके स्थूल पद है वह आपके विशेषण है, और जिसकी वह विशेषता है वह आपके विशेष्य है। यहाँ पर जो सुधा है वह मधुर गीत गा रही है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जो आपका गीतम शब्द है वह आपका नपुंसक लिंग का है, तो उसका विशेषण भी आपका मधुरम नपुंसक लिंग का ही है। जो मैंने अभी आपको नियम समझाया था कि जिस विभक्ति, जिस वचन और जिस लिंग का आपका विशेष्य होगा, उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग का आपका विशेषण होगा। यहाँ पर इस वाक्य में आपके उसी नियम के अनुसार नपुंसक लिंग का आपका गीतम शब्द है, तो गीतम के साथ आपके नपुंसक लिंग के ही मधुरम शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आपके वने विशालः वृक्षः सन्ति, जो ये आपका वाक्य है, इसमें आपका वृक्षः विशेष्य है, ये है आपका प्रथम विभक्ति बहुवचन का शब्द है, तो इसके लिए जो आपका विशेषण प्रयोग हुआ है विशालः, वह भी आपका प्रथम विभक्ति बहुवचन का ही शब्द है। तो आप अपने इन दोनों वाक्यों से विशेषण और विशेष्य के बारे में जान चुके हैं। अब हम इसको और विस्तार से जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा है आपका समझो, मधुरम शब्द गीतम की विशेषता बता रहा है। जो ये आपका वाक्य है कि जो सुधा है वह मधुर गीत गा रही है। विशालः वृक्षों का आकार बता रहा है। जो यहाँ पर पेड़ है वह बहुत बड़े हैं या विशाल है, तो उनके आकार के रूप में उनकी विशेषता बता रहा है, जो आपका विशालः शब्द है। ध्यान दो, यहाँ पर आपकी विशेषण की एक प्रकार से परिभाषा ही दी है। जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, जैसे शीतल, सुंदर, विशाल आदि। यह मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वह आपके विशेषण कहलाते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जाती है वह आपके विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण को जानने के बाद आपका विशेष्य जान लीजिए। किसी विशेषणवाचक शब्द द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे अभी जो आपने ऊपर अपने दो वाक्य पढ़े हैं उसमें आपका मधुरम जो है वह विशेषण है, और जो आपका गीतम आया था वह आपका विशेष्य है, और दूसरे वाक्य में आपका विशालः जो आया था वह आपका विशेषण था, और जो वृक्षः था वह आपका विशेष्य था। यह आप विशेषण और विशेष्य के बारे में ध्यान रखिए। विशेषण वाचक शब्द विशेष्य के रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, अवस्था आदि के बोधक होते हैं। यहाँ पर इन्होंने समझाया है कि जो आपके विशेषण होते हैं वह किस प्रकार से या किस रूप में आपके विशेष्य को बताते हैं। वह उसके रंग, रूप, आकार, गुण, दोष अथवा अवस्था के बारे में बताते हैं। इन शब्दों के लिंग, विभक्ति और वचन विशेष्य के अनुसार ही होते हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिस लिंग, जिस विभक्ति और जिस वचन का आपका विशेष्य होगा, उसी लिंग, उसी विभक्ति और उसी वचन का आपका विशेषण होगा। यह नियम आपको हमेशा याद रखना है। यदि आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। यह पाठ आपके
पुस्तक में नहीं आया है, यह आपका पाठ अलग पुस्तक में है, लेकिन आप इसको अपने अभ्यास तक समझिए। आपका संस्कृत व्याकरण का बहुत ही विशेष टॉपिक है, इसके बिना आप अपने वाक्यों में शुद्धता को नहीं पहचान सकते। यहाँ पर इन्होंने आपको उदाहरण से समझाया है लिंग के अनुसार विशेषण का प्रयोग एक वचन प्रथमा विभक्ति में। यहाँ पर जो आपके शब्द हैं, यहाँ पर आपका विशेषण इन्होंने दिया है, यह आपके लिंग के अनुसार है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। यहाँ पर जो आपके शब्द हैं वह आपके प्रथम विभक्ति एक वचन के ही शब्द हैं। शीतल, शीतल का अर्थ आपका ठंडा होता है, इसका आपका पुल्लिंग के साथ कैसा रूप होगा, स्त्रीलिंग के साथ कैसा रूप होगा और नपुंसकलिंग के साथ इसका कैसा रूप होगा, यह आपको यहाँ पर समझाया गया है। शीतल शब्द आप लेंगे विशेषण के रूप में, शीतलः पवनः। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि विसर्ग के साथ आपके पुल्लिंग वाले शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन में आते हैं, तो आपके विशेषण में भी विसर्ग के साथ प्रथम विभक्ति एक वचन का ही शब्द प्रयोग हुआ है। स्त्रीलिंग में शीतला छाया, यहाँ पर जो आपका शब्द है वह आकारांत है छाया, तो आपका शीतल विशेषण स्त्रीलिंग के साथ आकारांत में ही आएगा, तो आपका शब्द बनेगा शीतला। नपुंसकलिंग में आपका शीतलम जलम, जलम आपका हलंतीय माँ के साथ नपुंसकलिंग में प्रथम विभक्ति एक वचन में आता है, तो आपके शीतल शब्द को हलंतीय माँ के साथ प्रथम विभक्ति एक वचन के नपुंसकलिंग में ही प्रयोग किया जाएगा। आपका विशेषण में दूसरा शब्द उन्होंने समझाने के लिए लिया है, वह है आपका उत्तम। उत्तम को देख लीजिए, उत्तमः बालकः, उत्तमा कथा, उत्तमम गीतम। यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा, जिस प्रकार का आपका विशेष्य है उसी प्रकार का आपका विशेषण का प्रयोग हुआ है। अभी आपने अपने लिंग के अनुसार विशेषण का प्रयोग देखा था, अब आप अपने वचन के अनुसार विशेषण का प्रयोग देख लीजिए। यह सभी आपके प्रथमा विभक्ति के शब्द हैं। वचन आपके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में है, लेकिन जो आपकी विभक्ति है वह तीनों में ही आपकी प्रथमा विभक्ति है। यहाँ पर इन्होंने जो शब्द लिया है वह आपका चतुर, शोभन और मधुर। यहाँ पर आपके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग वाले शब्द लिए हैं। आप अपने पुल्लिंग में चतुर जो आपका विशेषण शब्द है उसका किस प्रकार प्रयोग करेंगे वह देख लीजिए। एक वचन का यदि आपका विशेष्य है तो आपका विशेषण भी एक वचन का ही होगा, चतुरः छात्रः। द्विवचन का यदि आपका विशेष्य है तो द्विवचन का ही आपका विशेषण होगा, चतुरौ छात्रौ। बहुवचन का आपका यदि विशेष्य है तो बहुवचन का ही आपका विशेषण होगा, चतुराः छात्राः। इसी प्रकार आपका स्त्रीलिंग में है जो आपका शोभन शब्द है वह आपका एक वचन में शोभना वाटिका। आकारांत आपका शब्द होता है तो आकारांत ही आपका विशेषण है, शोभने वाटिके। द्विवचन में आपका वाटिके एक ही मात्रा के साथ आपका द्विवचन में प्रयोग होता है। स्त्रीलिंग में तो शोभने यहाँ पर भी आपका मात्रा के साथ ही द्विवचन में प्रयोग होगा, शोभनाः वाटिकाः। जिस रूप में आपका विशेष्य है उसी रूप में आपका विशेषण का भी प्रयोग हुआ है। नपुंसकलिंग में आप अपने मधुर शब्द को देख लीजिए, मधुरम फलम। यहाँ पर आपका हलंतीय म है तो आपके विशेषण में भी हलंतीय म ही है। द्विवचन में आपका मधुरे फले। यहाँ पर विशेषण और विशेष्य दोनों ही समान हैं क्योंकि दोनों में ही आपकी समान मात्राएं आई हुई हैं। इसी प्रकार आपका मधुराणी फलानी। यहाँ पर आपका नपुंसकलिंग में बहुवचन में आनी प्रयोग होता है तो आपके विशेषण में भी आनी ही प्रयोग हुआ है। जो आपका अणा आया है वह आपकी रा की ध्वनि के कारण आया है। यह आप अपने शब्द रूप में पहले ही सीख चुके हैं कि जिस शब्द में आपकी रा की ध्वनि आती है वहाँ पर आप अणा का प्रयोग करते हैं और जिन शब्दों में आपकी रा की ध्वनि नहीं आती वहाँ पर आप नी का प्रयोग करते हैं। अब आप अपनी विभक्ति के अनुसार अपने विशेषण को देख लीजिए। इससे पहले जो आपने अपने अभी विशेषण देखे हैं
वह लिंग और वचन के अनुसार थे। अब आप अपने विभक्ति के अनुसार देख लीजिए। यहाँ पर है आपका एसा शोभना वाटिका अस्ति, यह सुंदर बगीचा है। इस वाक्य में आपका विशेषण और विशेष्य दोनों ही प्रथमा विभक्ति के हैं। उद्याने शीतलः पवनः वहति, बगीचे में ठंडी हवा बहती है। इस वाक्य में आपके विशेषण और विशेष्य प्रथमा विभक्ति के हैं। वृक्षे चपलः वानरः कूर्दन्ति, वृक्ष पर चंचल वानर कूद रहे हैं। यह दोनों ही शब्द आपके प्रथमा विभक्ति के हैं, चपलः और वानरः। सरोवरे रक्ते कमले विकसन्ति, तालाब में लाल कमल खिल रहे हैं। यहाँ पर आपके जो विशेषण और विशेष्य है वह दोनों ही सप्तमी विभक्ति के शब्द हैं। पुस्तके सुंदराणि चित्राणि सन्ति, पुस्तक में सुंदर चित्र हैं। इस वाक्य में आपके विशेषण और विशेष्य प्रथमा विभक्ति के हैं। हिमालयात् पवित्रा नद्यः निसरन्ति, हिमालय से पवित्र नदी निकलती है। यहाँ पर आपके विशेषण और विशेष्य दोनों ही पंचमी विभक्ति के हैं। बालिका श्वेतम वस्त्रम धारयति, बालिका सफेद वस्त्र धारण करती है। इस वाले वाक्य में भी आपके प्रथमा विभक्ति के ही विशेषण और विशेष्य है। सः मनोहरम चित्रम पश्यति, वह सुंदर चित्र देखता है। इस वाले वाक्य में आपके जो विशेषण और विशेष्य हैं वह दोनों ही द्वितीय विभक्ति के शब्द हैं। प्रश्न संख्या 1 है आपकी, निम्नलिखित वाक्यों में स्थूल शब्द शुद्ध कीजिए। यहाँ पर जो वाक्य में आपके यह स्थूल पद रेखांकित रूप में भी इन्होंने दिए हुए हैं, इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। इनका शुद्ध रूप आपका उसी नियम से बनेगा जो नियम हम अभी तक पढ़ चुके हैं। जिस वचन, जिस विभक्ति और जिस लिंग का आपका विशेष्य होगा, उसी वचन, उसी विभक्ति और उसी लिंग का आपका विशेषण होगा। तो आप अपने वाक्य में इस बात का ध्यान रखते हुए अपने इन शब्दों को शुद्ध रूप में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका पत्राणि, पत्राणि जो आपका शब्द है वह आपका प्रथम विभक्ति बहुवचन का शब्द है, तो आपका इसका विशेषण भी आपका प्रथम विभक्ति बहुवचन का शब्द ही होगा। तो जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पीतानी, वह आपका विशेष्य के कारण ही है। वाक्य का शुद्ध रूप बनेगा वृक्षात् पीतानी पत्राणि पतन्ति, कि वृक्ष से पीले पत्ते गिरते हैं। इस वाक्य में आपका जलम जो है आपका द्वितीय विभक्ति का शब्द है, तो आप अपने उष्णे जो इन्होंने आपकी सप्तमी विभक्ति में प्रयोग किया हुआ है, इसको आप अपने विशेष्य के अनुसार प्रयोग करेंगे तो आपका शब्द बनेगा उष्णम। तो आपका वाक्य शुद्ध बनेगा सः उष्णम जलम पिबति, वह गर्म जल को पीता है। इस वाले वाक्य में नदी जो है आपका स्त्रीलिंग का शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का, तो आपके पवित्रः जो इन्होंने प्रथमा विभक्ति एक वचन का तो शब्द है, लेकिन यह आपके पुल्लिंग का है। आप इसको स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे क्योंकि आपका विशेष्य स्त्रीलिंग का है, तो आपका शब्द बनेगा पवित्रा और आपका वाक्य बनेगा गंगा पवित्रा नदी अस्ति, कि गंगा पवित्र नदी है। इस वाले वाक्य में जो आपका विशेष्य है वह है आपका पुल्लिंग का विशेष्य है और इन्होंने विशेषण आपका स्त्रीलिंग का लिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका वाक्य में विशेषण गलत है। अपने विशेष्य के अनुसार ही बना लेंगे, तो आपका विशेषण बनेगा विशालः। शुद्ध वाक्य बनेगा अयम विशालः सरोवरः अस्ति, यह बड़ा तालाब है। इस वाले वाक्य में जो आपका हंसः, हंसा शब्द है आपका प्रथम विभक्ति बहुवचन का, और इन्होंने जो विशेषण लिया है वह आपका प्रथम विभक्ति एक वचन का है। यहाँ पर आपका नियम गलत हो जाता है। आप अपने विशेष्य के अनुसार ही अपने विशेषण को करेंगे, जो होगा आपका प्रथम विभक्ति बहुवचन का, तो आपका शब्द बनेगा श्वेताः। अब आपका वाक्य जो शुद्ध रूप में बनेगा वह है सरोवरे श्वेताः हंसः तरन्ति, तालाब में सफेद हंस तैर रहे हैं। इस वाले वाक्य में रम्य भूमि, जो आपकी भूमि ही शब्द है वह आपका स्त्रीलिंग का शब्द है,
और जो इन्होंने आपका विशेषण दिया है वह आपके पुल्लिंग का दिया है। तो यहाँ पर नियम आपका गलत हो जाता है। आप अपने विशेष्य के अनुसार ही अपने विशेषण को बनाएंगे। भूमि आपका स्त्रीलिंग का प्रथम विभक्ति एकवचन का शब्द है, तो आप अपने विशेषण को भी प्रथम विभक्ति एकवचन में ही करेंगे। तो शब्द बनेगा आपका रम्या, और आपका शुद्ध वाक्य बनेगा इयं रम्या भूमि ही अस्ति, यह रमणीय भूमि है। इस प्रकार आप अपने अभ्यास कार्य में प्रश्न संख्या 1 को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस आपको नियम अपना याद होना चाहिए, जो आपने अभी अपना पाठ पढ़ा है। भले ही आप उसको एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, लेकिन नियम आपको याद होने चाहिए, तभी आप अपने अभ्यास कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है आपकी, का स्तंभ तथा खा स्तंभ के विशेषण विशेष्य का मिलान कीजिए। इसमें आपके विशेषण लिखे हुए हैं, ये है आपके विशेष्य लिखे हुए हैं। इसको यदि मैं क्रॉस करके आपके निशान बनाकर मिलान करती तो वह आपको समझने में दिक्कत हो सकती थी, इसलिए मैंने इनको एक नंबर दिया हुआ है और इन नंबरों से ही हम अपने विशेषणों का मिलान अपने विशेष्य के साथ करेंगे। कितनी बार आपकी वीडियो बनाते बनाते धुंधली हो जाती है, तो आप मेरे शब्दों पर भी ध्यान दीजिए। आपको पढ़ाते हुए मैं कैमरे को नहीं देख पाती, तो आप शब्दों पर भी ध्यान देकर अपने वाक्यों को सही कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो आपके नंबर दिए हैं वह आपके 1 से 7 तक क्रम से नंबर हैं। हम इनका जो मिलान करेंगे वह आप देख लीजिए। यहाँ आपका विशेषण है सुंदरे, यह आपके 5 नंबर की जो आपकी पुस्तकें लिखा हुआ है इसके साथ मिलान होगा। चपलाहा जो आपका विशेषण है वह आपके 1 नंबर के जो आपका विशेष्य है बाल कहा उसके साथ मिलान होगा। सुंदराणी आपका 6 नंबर के पुष्पाणी विशेष्य के साथ मिलान होगा। पवित्रा पवित्र जो आपका विशेषण है वह आपके 7 नंबर की जो आपकी नदी विशेष्य है उसके साथ मिलान होगा। विकसितम विकसितम आपका 2 नंबर के पुष्पम के साथ मिलान होगा। मधुरम मधुरम का आपका 3 नंबर के जो आपका फलम विशेष्य है उसके साथ मिलान होगा। और अंत में आपका शीतलहा शीतलहा आपका 4 नंबर के पवनहा जो आपका विशेष्य है उसके साथ इसका मिलान होगा। आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, या आप अपनी कॉपी और किताब में अपने अनुसार इसको क्रॉस बनाकर भी कर सकते हैं। ये मुझे आपको केवल समझाना था, तो मैंने इसको 1 नंबर दे दिया। प्रश्न संख्या 7 है आपकी, विशेषण पदों पर 1 तथा विशेष्य पदों पर 2 अंकित कीजिए। यह आपका एक छोटा सा इन्होंने अनुच्छेद दिया हुआ है, इसको आप पहले पढ़ लीजिए। भारतस्य उत्तर दिशायां हिम आच्छादित हिमालयः अस्ति, कि भारत की उत्तर दिशा में बर्फ से ढका हुआ हिमालय है। अत्र हरितानि कृषि क्षेत्राणि विशालानि वनानि जलपूर्णा नद्य च सन्ति। यहाँ हरे कृषि के क्षेत्र हैं, विशाल बहुत बड़े बड़े वन हैं और जल से भरी हुई नदियाँ हैं। गहनेषु वनेषु विविधः पशवः वसन्ति। गहनेषु का अर्थ है आपका घने, वनेषु वन में, विविधा पशवः बहुत सारे पशु वसंती रहते हैं। घने वन में बहुत सारे पशु रहते हैं। यहाँ पर मैंने जो भी आपके विशेषण हैं उनके ऊपर 1 नंबर और जो आपका विशेष्य है वह आपके 2 नंबर से पहले ही बनाए हुए हैं, आप उनको देख लीजिए। हिमाच्छादित जो है आपका वह आपका विशेषण है और वह आपके हिमालय का विशेषण है, तो हिमालय आपका विशेष्य शब्द है। हरितानि कृषि क्षेत्राणि, यहाँ पर आपका जो विशेषण है कृषि क्षेत्राणि विशेष्य का विशेषण है। यह आपका विशालानि वनानि, विशालानि आपका विशेषण है और वनानि आपका विशेष्य है। जलपूर्णः यह आपका विशेषण है कि जल से भरी हुई नद्य जो है आपका यह आपका विशेष्य है। गहनेषु, गहनेषु आपका विशेषण है और वनेषु आपका विशेष्य है। विविधः आपका विशेषण है, पशवः आपका विशेष्य है। इस प्रकार आप अपने विशेषण और विशेष्य को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि विशेषण और विशेष्य के ज्ञान से ही आप अपने वाक्यों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। जब आप अपना पाठ पढ़ते हैं तो उसमें आपके विशेषण और विशेष्य का प्रयोग होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।